नाम सुनते ही बच्चा कहता है मम्मी मुझे सुला दो, मुझे नींद आ रही। लेकिन पी ब्लॉक एलिमेंट को बिना किए जाना इट्स वेरी 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 डेंजरस। कोई दो केमिस्ट्री टीचर आपस में मिल जाए और अगर उनके बीच में लड़ाई डलवानी हो तो बस ये कह दो कि सर ये बताओ जरा, आप दोनों में से ये बताओ कि पी ब्लॉक में क्या आ रहा है। बस फिर देखो मजे ही मजे। ऐसा वो कहेंगे ये आ रहा है, नहीं कहेगा वो नहीं ये इसमें नहीं है, वो उसमें है। BS3 कहता है कि यार मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन है, दूसरा BS3 कहता है मेरे पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है। कहता है वो दोनों मिल जाते हैं और दोनों मिलकर एक सुनहरा जीवन व्यतीत करते हैं। कहता है कि ये कैसे पॉसिबल होगा। एक बार लिटरली बता रहा हूँ, गारंटी के साथ कसम खा के कह रहा हूँ, अगर एक बार तुमने ये केवल माइंड में भी कर लिया ना, पी ब्लॉक से तुम्हारा बढ़िया तरीके से फुल टू रिवीजन हो जाएगा। हेलो बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक टू द माइंड मैप सीरीज, वेलकम बैक टू द जेई वाला। मैं हूं सागर वर्जातिया और मैं अब लेकर आया हूं बहुत ही शानदार, बहुत ही प्यारा टॉपिक। मैं तो कहूंगा बहुत ही कठिन टॉपिक, क्योंकि ये नाम सुनते ही बच्चा कहता है मम्मी मुझे सुला दो, मुझे नींद आ रही है। लेकिन पी ब्लॉक एलिमेंट को बिना किए जाना इट्स वेरी 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 डेंजरस। तो पी ब्लॉक इज लाइक वायलेंस। वो याद है ना KGF का डायलॉग, वायलेंस वायलेंस वायलेंस, आई डोंट लाइक इट बट वायलेंस लाइक्स मी। उसी तरीके से बच्चा भी कहता है पी ब्लॉक पी ब्लॉक पी ब्लॉक, आई डोंट लाइक पी ब्लॉक बट पी ब्लॉक लाइक अस, सो वी कांट अवॉइड इट। तो बच्चों शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत सारे बच्चों की समस्या पिछले साल से बनी बैठी है कि सर आखिर इसमें पढ़ें क्या और छोड़ें तो क्या, है ना भाई। जब जेई एडवांस की प्रिपरेशन करने जाते हैं तब तो सब कुछ करना है। सुन लो, इफ यू आर गिविंग द पेपर विद रिस्पेक्ट टू जेई एडवांस, सब कुछ करना है। जेई एडवांस मींस सब कुछ, फुल टू फुल। लेकिन ये सिलेबस की जो मैंने चिट निकाली है, इट इज फ्रॉम ऑफिशियल जेई NTA। जो जेई ने अपना NTA ने अपना सिलेबस रिलीज किया है, ये वो चिट है। साफ साफ लिखा है ग्रुप 13 से ग्रुप 18 एलिमेंट्स, ये 2024 के लिए भी वैलिड है और 2025 के लिए भी वैलिड है। क्या है? जनरल इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल ट्रेंड्स इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट अक्रॉस द पीरियड डाउन द ग्रुप, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, दैट्स इट। यूनिक बिहेवियर ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट इन ईच ग्रुप, यानी कि एनोमलस बिहेवियर। अब ये इतना रहस्यपूर्वक रहा है, इतना रहस्यपूर्वक रहा है कि कोई दो केमिस्ट्री टीचर आपस में मिल जाए और अगर उनके बीच में लड़ाई डलवानी हो तो बस ये कह दो कि सर ये बताओ जरा, आप दोनों में से ये बताओ कि पी ब्लॉक में क्या आ रहा है। बस फिर देखो मजे ही मजे। ऐसा वो कहेंगे ये आ रहा है, नहीं कहेगा वो नहीं ये इसमें नहीं है, वो उसमें है। तो अगर 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 मैंने कैसा एनालिसिस किया, मैंने क्या किया, मैंने ना NCERT उठाया और NCERT में जो वो देव किताब ने बोला हमने वो कर डाला। सीधी बात खत्म, नो बकवास। यहां पर कहीं नहीं लिखा कंपाउंड्स के बारे में। अब कंपाउंड्स में क्या आता है ये समझ लो पहले। कंपाउंड्स 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 समझ लो समझ लो समझ। जैसे अगर ग्रुप 13 में बात करें तो बेटा डाइबोरेन, B2S6, बोराजीन, बोरैक्स, ये सब भारी भारी नाम। मतलब अगर हम 2023 और 2023 से पहले, मतलब 2024 हटा दें तो 2023 या 2023 से पहले जितने भी पेपर उठाकर देख लें जेई के, मेंस हो एडवांस हो, भरे पड़े हैं, सारे क्वेश्चन कंपाउंड से आते हैं। लेकिन 2024 के लिए और 25 के लिए अचानक से मेंस ने ये कह दिया कि मेंस के लिए ये काम होने वाला है। तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सब काफी टीचरों से सही नहीं जा रही कि भैया आखिर एक बात बताओ कहां से यहां से कहां से पूछ लेगा। लेकिन NTA ने अपनी जुबान पे खरा उतरा और 2024 में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो कंपाउंड से रिलेटेड हो, चाहे वो कोई भी सेट हो, चाहे वो कोई भी शिफ्ट हो, कंपाउंड्स हैव बीन एक्सक्लूडेड। तो बेटा ना करो, एडवांस के लिए तैयारी कर रहे हो कंपाउंड्स कर लो, लेकिन फिर भी इस माइंड मैप सीरीज में सर आप क्या करवाने वाले हैं, अब ये बताओ। क्या आप इसके अनुसार चलने वाले हैं कि इसके हिसाब से चलने वाले हैं? मैं बीच का काम करूंगा। बीच का काम मतलब होता है कि जेई मेंस का तो पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा,
और साथ में कुछ कंपाउंड्स को छूंगा, छू कर उसके बारे में थोड़ा बहुत जो इंपॉर्टेंट है वो बताऊंगा। तो सर आप कुछ ही कंपाउंड्स क्यों बता रहे हैं, ये आपके मन में सवाल आएगा। वो इसलिए बता रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज से इंटर रिलेटेड होंगे, चाहे वो क्वालिटेटिव एनालिसिस हो, सॉल्ट एनालिसिस हो, या कुछ बहुत सारा कुछ उसमें कुछ खास होगा, कुछ इंपॉर्टेंट होगा, तो मैं उसको छूंगा। ओके रहा, स्टार्ट करें। ये क्लियर हुआ क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना? एक बार फिर से बता दूं, जेई मेंस के लिए सामने जो लिखा है वही करना है। फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, जनरल प्रॉपर्टीज एज वेल एज एनोमलस बिहेवियर, इसमें एलोट्रोप्स भी आ जाता है, इसमें ऑक्सी एसिड्स भी आ जाता है। अब ये चीज छुपी हुई है, लेकिन ये चीज आई है एलोट्रोप्स के बारे में, हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस के बारे में, क्योंकि एलोट्रोप्स बेसिकली आपका फिजिकल के अंदर आ गया और केमिकल प्रॉपर्टीज में हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस आ गई, तो ये सब भी इंक्लूडेड रहेगा। ठीक है, ये सब पढ़ाऊंगा। क्या नहीं, ज्यादा इंफेसिस करूंगा कंपाउंड्स को। ठीक है, पक्का? तो सर कंपाउंड्स के लिए क्या करेंगे फिर हम? अरे इतने इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स की बात कर लेंगे जो तुम्हारे एडवांस में भी छू लेंगे, परेशान ना हो। शुरू करें। पन्ने पलटने की स्टाइल गजब की थी। अब हम बात करते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स में। जो ये चैप्टर है हमने उसको दो भागों में डिवाइड किया, एक कंसेप्चुअल पार्ट और एक कंपाउंड ऑफ पी ब्लॉक, और एक और पार्ट है जिसको हम अब कहते हैं फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या कहते हैं? क्या 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 बोला सर आपने? अरे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अब कंसेप्चुअल पार्ट में क्या करवाने वाले हो सर आप ये बताओ। देखो चैप्टर तो पूरा चलेगा, चैप्टर में जितनी चीजें सब पढ़ाई जाएंगी। अब कंसेप्चुअल पार्ट पे जैसे बैक बॉन्डिंग, इनर पेयर इफेक्ट, हाइड्रोलिसिस, एलोट्रोपिक्स, ब्रिज बॉन्डिंग, ऑक्सी एसिड्स, इन्हीं पर चर्चा होगी। ठीक है, और ये बेहद 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 इंपॉर्टेंट है, इन पर बेस्ड क्वेश्चन आना ही आना है। ये लिखा कर ले लो, तुम आंखें बंद कर लो कि नहीं सर बिल्ली आंखें बंद कर ले कि नहीं कुत्ता नहीं आएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। बिल्ली आंखें बंद कर ले कि शेर नहीं आएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। भाई देखो, आंखें बंद कर लो और तुम ये सोचो कि सर पी ब्लॉक एलिमेंट पढ़कर नहीं जा रहे क्योंकि बहुत बड़ा है, बहुत वास्ट है, बहुत कंफ्यूजन है, तो ऐसा तो होगा नहीं कि वो आएगा नहीं। आएगा, 100% आएगा। और एक बार लिटरली बता रहा हूं, गारंटी के साथ कसम खा के कह रहा हूं, अगर एक बार तुमने ये केवल माइंड में भी कर लिया ना, पी ब्लॉक से तुम्हारा बढ़िया तरीके से फुल टू रिवीजन हो जाएगा, सारे कॉन्सेप्ट्स आ जाएंगे तुमको। और तुम बस इसको याद कर लेना, इस वीडियो को, इसके नोट्स अच्छे से देख लेना, पढ़ के जाना, सब इसी से आ जाएगा। गारंटी गारंटी गारंटी। 3 बार बोल दिया, और क्या चाहिए। सबसे पहले शुरुआत करते हैं बैक बॉन्डिंग में। तो बैक बॉन्डिंग क्या रहता है? देखो भाई, बैक बॉन्डिंग की कंडीशन सबसे पहले जान लो। व्हाट इज द कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बैक बॉन्डिंग? वन स्पीसीज मस्ट हैव द लोन पेयर। जो देने वाला बंदा है उसके पास लोन पेयर होना चाहिए। Another species must have the vacant orbital, और जो लेने वाला बंदा है उसके पास vacant orbital होना चाहिए। And the size of the atom should be small, क्योंकि अगर बहुत बड़ा एटॉमिक साइज हुआ तो इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं हो पाती है। जैसे इसका बेस्ट और फेवरेट एग्जांपल है BF3 का। मैं यहाँ पे बगल में छोटा सा BF3 बनाता हूँ और इसमें बैक बॉन्डिंग करके दिखाता हूँ। आप जानते हैं कि बोरॉन के आउटर मोस्ट में, ये BF3 में बोरॉन के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। बोरॉन के पास वेकेंट p ऑर्बिटल भी होता है। हाँ सर होता है। तो फ्लोरीन जो कि आउटर मोस्ट में है 2p5 और बोरॉन जो कि आउटर मोस्ट में है 2p, तो 2p इफेक्टिव ओवरलैपिंग होती है। एज द एटॉमिक साइज इंक्रीजेस द इफेक्टिव ओवरलैपिंग डिक्रीजेस। तो फ्लोरीन देने वाला है, इसके पास लोन पेयर है, और बोरॉन लेने वाला है, इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस वेकेंट ऑर्बिटल पे गिरा देता है और कहते हैं ये बैक बॉन्डिंग हो गई। क्योंकि एक सिग्मा बॉन्ड तो बोरॉन और फ्लोरीन के बीच में बना ही हुआ था, लेकिन एक पी ने दूसरे पी पर पाई बॉन्ड बनाया, तो इसको बोलते हैं पी पाई बैक बीबी, बैक बॉन्डिंग। बीबी की वाइंस नहीं है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड इसमें रहता ही रहता है। किसके किसके बीच में रहता है? इट इज बिटवीन दी सेंट्रल एटम एंड द बॉन्डेड एटम ऑफ अ मॉलिक्यूल। अब जैसा जरूरी नहीं है कि साइड एटम ही सेंट्रल एटम पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फेंके, ठीक है, सेंट्रल एटम भी साइड एटम पे
बैक बॉन्डिंग करवा सकता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फेंक सकता है। डिपेंड्स अपॉन मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल, क्वेश्चंस टू क्वेश्चंस एंड कंडीशंस टू कंडीशंस। तो बैक बॉन्डिंग का ये कंसेप्ट क्या समझ में आया तुम लोगों को कि देने वाले के पास लोन पेयर, लेने वाले के पास वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए और कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू वो पाई बॉन्ड बनाएगा और उस पाई बॉन्ड का नामकरण करना चाहो तो कर लेना कि जैसे अगर पी से पी जा रहा है तो पी पाई, पी से डी जा रहा है तो पी पाई, डी से टी जा रहा है तो डी पाई बैक बॉन्डिंग। ठीक है, तो जैसा मैंने बैक बॉन्डिंग इन ट्राई हैलाइड जैसे कि BF3 में मैंने आपको करके बताया है कि X के पास लोन पेयर होता है और बोरॉन के पास वेकेंट ऑर्बिटल होता है, यही बैक बॉन्डिंग मैंने आपको वहां पे करके दिखलाई है। अच्छा, जब बैक बॉन्डिंग होगी तो जरूरी थोड़ी ना है कि यार यही फ्लोरीन दे, हो सकता है ये वाला दे, हो सकता है ये वाला दे। तो यानी कि लगातार डीलोकलाइजेशन पॉसिबल है और डीलोकलाइजेशन की वजह से रेजोनेंस हो रहा है। रेजोनेंस कंसेप्ट जहां आता है तो भैया हम ये नहीं कहते हैं कि इन दोनों के बीच में पाई और इन दोनों के बीच में सिंगल सिंगल है, हम कहते हैं ओवरऑल मॉलिक्यूल में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ चुका है। बोलो हाँ या ना? ठीक है, हाँ, वेरी गुड। एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग। अच्छा देखो, होता क्या है कि ये फेवरेट कंसेप्ट है, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। एक होता है FAQ, आगे मैंने मां लगा दिया है, मतलब मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। क्या कि यार BF3 लुईस एसिड है? हाँ है, बिल्कुल है। और BI3 लुईस एसिड है? हाँ है सर, बिल्कुल है लुईस एसिड। तो दोनों में अच्छा एसिड लुईस एसिड कौन है? लुईस एसिड मतलब जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को एक्सेप्ट करना चाहते हैं। यार जितने भी बोरॉन ट्राई हैलाइड्स हैं इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, और बात सुनो, जब अगर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है तो वो लेना चाहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेना चाहता है उसको लुईस एसिड की कैटेगरी में डाला जाता है। अब BF3 और BI3 में अच्छा लुईस एसिड करेक्टर किसके पास शो करेगा? तुम कहोगे सर देखो, अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कांसेप्ट पे जाएं तो फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और अगर ऐसा है तो सर BF3 को ज्यादा घोषित कर दीजिए अच्छा लुईस एसिड। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक्चुअल ऑर्डर देखिए क्या आया कि लुईस एसिड ऑर्डर BF3 का सबसे कम है और BI3 का सबसे ज्यादा है। तो इसके पीछे कंसेप्ट ढूंढा, एनालिसिस करी गई, एनालिसिस करी तो पता ही चला कि BF3 के अंदर चूंकि 2p2p इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग ओवरलैपिंग हो रही है, इसलिए बोरॉन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के लिए बाहर कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। उसका मामला घर में सेट हो गया, उसके मामला घर, ये जो सामने फ्लोरीन बैठा था उसी से सेट हो गया। उसने कहा ठीक है, मिल गया मेरे को, मैं संतुष्ट हूं। अब BI3 बेचारा भटक रहा है। BI3 क्यों भटक रहा है जरा बात समझना। डाउन दी ग्रुप जा रहे हो, क्लोरीन है 2p, फिर क्लोरीन है 3p, फिर ब्रोमीन है 4p, फिर आयोडीन है 5p। एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, ऑर्बिटल का साइज बढ़ रहा है, सबशेल का साइज बढ़ रहा है 5p, और बोरॉन है 2p। अभी कंडीशन में तुम पढ़े हो ना कि साइज ऑफ द एटम शुड बी स्मॉल, अब आई तो बहुत बड़ा है। तो आई बोरॉन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फेंकता है, मना नहीं कर रहा, लेकिन बैक बॉन्डिंग की इफेक्टिवनेस जो होती है, ओवरलैपिंग की जो इफेक्टिवनेस होती है वो बहुत लुल होती है, वो बहुत कम होती है। तो जब बैक बॉन्डिंग वहां हो भी जाएगी ना, उसके बावजूद बोरॉन के अंदर एक तड़पन सी रहेगी कि यार हमको कोई और भी दे दो तो हम ले लेंगे। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का भूखा रहता है BI3, और जो भूखा रहेगा वही अच्छा लुईस एसिड कहलाएगा। बताओ, एक बार चेक करके देखो, मैं सामने से हट रहा हूं, एक बार चेक करके देखो, कहीं कोई आपको कंफ्यूजन हो तो बताओ। बढ़िया, एकदम चकाचक। एक्सटेंट ऑफ, अगर मान लो लुईस एसिड स्ट्रेंथ पर क्वेश्चन नहीं पूछा तो ये पूछ सकता है कि यार एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्ड बताओ, तो 2p2p 2p 3p 2p। BF3 में एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग बहुत ज्यादा है, इसीलिए इसकी लुईस एसिड स्ट्रेंथ सबसे कम है। ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। Few more examples of back bonding like trisilyl and trimethylamine, again a very important concept। इसमें ये पूछा जा सकता है कि उसकी ज्योमेट्री पर क्वेश्चन बताओ या उसकी बेसिक स्ट्रेंथ पर क्वेश्चन बताओ। तो ज्योमेट्री पे अगर क्वेश्चन देखूं तो होगा क्या कि ये पिरामिडल होता है ना, और पिरामिडल है, हालांकि ट्राइसिलाइलामाइन भी होता है, ऐसा नहीं है कि ट्राइसिलाइलामाइन पिरामिडल नहीं होता है, लेकिन बैक बॉन्डिंग की वजह से ये प्लेनर स्ट्रक्चर में चला जाता है। समझे मैं क्या बोला? एक बार सुनो, मैं बताता हूं, एक मिनट देखो, मैं पहले आपको समझा देता हूं। ये है ट्राइमिथाइलएमाइन और ये है ट्राइसिलाइलएमाइन। अभी देखो BF3 में क्या था कि साइड वाले
ग्रुप ने, साइड एटम ने सेंट्रल एटम पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फेंकी थी, बैक बॉन्डिंग करी थी। लेकिन यहां पे सिलिकॉन के पास, जो कि थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, उसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है और ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इसको फेंकेगा। तो अब आप देखो कि सेंट्रल एटम साइड एटम पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फेंक रहा है, बैक बॉन्डिंग यहां से भी पॉसिबल है। पिछले केस में BF3 के केस में जब बैक बॉन्डिंग हो रही थी तो क्या हाइब्रिडाइजेशन में कुछ फर्क आया? नहीं आया। ज्योमेट्री में क्या कुछ फर्क आया? नहीं आया। लेकिन जब सेंट्रल एटम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फेंकता है, बैक बॉन्डिंग करता है, तो क्या हाइब्रिडाइजेशन में चेंज आया? बिल्कुल सर। पहले मुझे अगर लगा कि अगर लोन पेयर यहां नहीं जा रहा है तो sp3 है, लेकिन चूंकि लोन पेयर चला गया तो वो लोन पेयर तो अंदर गया ना। अब चूंकि लोन पेयर अंदर गया सर जी, तो ये sp3 से sp2 चला गया। पहले टेट्राहेड्रल था, ट्राइगोनल प्लेनर हो गया। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू बैक बॉन्डिंग्स। याद रखना, साइड एटम अगर कुछ ऐसा काम करता है बैक बॉन्डिंग वाला, तो ना ही उसके बॉन्ड एंगल में, ना ही बॉन्ड एंगल नहीं, ना ही उसकी ज्योमेट्री में, और ना ही उसके हाइब्रिडाइजेशन में कोई चेंज नहीं आता। BF3 पहले भी sp2 था, बाद में भी sp2 है। लेकिन अगर सेंट्रल एटम फेंकता है तो देख लो भाई, ज्योमेट्री में भी चेंज आ रहा है और हाइब्रिडाइजेशन में भी चेंज आ रहा है। और बेसिक स्ट्रेंथ भी तो घट गई ना, क्योंकि देखो बेसिक स्ट्रेंथ हम किस सेंस में नापते हैं? ऐसा लुईस बेस के हिसाब से नापते हैं। लुईस बेस मतलब जिसके पास लोन पेयर अवेलेबल हो और देने के लिए इच्छुक हो। तो यहां पर लोन पेयर दिख रहा है, ये दे सकता है। यहां पर लोन पेयर बेटा इस ऑर्बिटल के अंदर चला गया, बैक बॉन्डिंग के अंदर चला गया, तो कहां से ले लेंगे हम? बताओ कहां से ले लेंगे? नहीं ले पाएंगे, बिल्कुल नहीं ले पाएंगे सर। और सर ये कार्बन क्यों नहीं बैक बॉन्डिंग दिखा रहा है? ओ भाई गौर पाप, कार्बन ऑक्टेट कंप्लीट कर रही है। देख लो पहले, कर रही है कि नहीं कर रही है? 3 और 1 4, हाँ से कर रही है। क्या कार्बन के पास वेकेंट ऑर्बिटल है? नहीं सर, कार्बन के पास वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है। कहां से कर दोगे? इट कैन नॉट एक्सपैंडेड ऑक्टेट, इजंट इट? तो नो वैकेंट ऑर्बिटल, नो बैक बॉन्डिंग, एंड हेंस इट फेल्स। तो बस यही चीजें यहां पर सिखाई गई हैं आपको, शानदार तरीके से देख लीजिएगा कि शेप ऑफ ट्राइमिथाइल एमाइन is pyramidal while the shape of triethylamine is triangular planar। समझ में आ गया? वही है ना कि भाई जब एक बार बैक बॉन्डिंग होगी तो डीलोकलाइजेशन हो गया, सब जगह पाई बॉन्ड करेक्टर आ गया, पार्शियल पाई बॉन्ड करेक्टर। और लुईस बेस स्ट्रेंथ भी मैंने आपको समझाई कि इसकी ज्यादा होगी, इसकी कम होगी, क्योंकि उसका लोन पेयर तो बैक बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो गया। और उसी तरीके से एक और एग्जांपल है कि CH3 का स्क्वायर O और एक तरफ SiH3 का स्क्वायर O। अब यहां पर क्या है, O का एक लोन पेयर, चूंकि सिलिकॉन के पास वेकेंट ऑर्बिटल था तो वहां चला गया, कार्बन के पास नहीं था तो वहां नहीं जा सकता। नेक्स्ट आता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या होती है इनर्ट पेयर इफेक्ट भाई? है मैं समझाऊं? तो होता क्या है कि एक बार की बात है कि ग्रुप 15 के लिए, ग्रुप 13 के लिए, ग्रुप 14 के लिए, ग्रुप 16 के लिए कुछ चीज एनालाइज करी गई। मोस्ट फ्रीक्वेंटली 13, 14, 15 में देखा जाता है। मैं मना नहीं करूंगा कि 16 में नहीं देखा जाता, देखा गया। एनसीईआरटी की एक लाइन है कि SO2 और TiO2 में कौन ज्यादा रिड्यूसिंग है, कौन ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग है, वहां पर यूज होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। लेकिन 13, 14, 15 के लिए अक्सर देखा गया है। क्या देखा गया सर? क्या बातें कर रहे हैं आप? अच्छा ठीक है, मैं बताता हूं। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट बताएंगे आप? कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, सर इसकी +3 होती है, सर इसकी +4 होती है, सर इसकी +5 होती है, सर इसकी +6 होती है। लेकिन जब डाउन द ग्रुप जाते हैं तो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +1 हो रही है, इसमें +2 हो रही है, इसमें +3 हो रही है, इसमें +4 हो रही है। यानी कि नीचे जाते हुए ये सारे के सारे डिक्रीजेस बाय 2 क्यों हो रहे हैं? इसके पीछे एक ही कारण है बच्चों। आइए हाथ जोड़कर स्वागत करते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट का। इनर्ट पेयर इफेक्ट, तो ग्रुप 13 की वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है NH2NP3, इसकी होती है NS2NP4, इसकी होती है NS2NP5, इसकी होती है NS2NP6। अगर भाई मैं सबसे, सुनना मेरी बात बड़े ध्यान से, अगर मैं सबसे ये 2 हटा दूं, ये 2 हटा दूं, ये 2 हटा दूं, ये 2 हटा दूं, तो क्या होगा? हाँ क्या होगा? NP4 होगा। अभी तक तो कमेंट भी आने शुरू हो चुके होंगे। तो क्या होगा? बताओ 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 बताओ।
हे भगवान। अरे एक मिनट रुको, बहुत ज्यादा जोश में यही होता है। NS2 NP1 NS2 NP2 NS2 NP3 NS2 NP4, वो अलग फ्लो में चले गए थे हम। कभी कभार होता है ये, जब पढ़ाते छोड़ चुका होता है आप लोगों को, वो मग्न हो जाता है, वो चला जाता है सही और गलत के पार, सही और गलत के पार चला जाता है। सही और गलत के पार एक मैदान है, क्या तुम मुझे वहां मिलोगे? कौन सी मूवी का डायलॉग है बताना मुझको। खैर बैक टू वर्क। ये इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अगर मैं सबसे NH2 हटा दूं तो आउटर मोस्ट में केवल एक इलेक्ट्रॉन बच रहा है, इसलिए +1। आउटर मोस्ट में केवल 2 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, इसलिए +2। आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, इसलिए +3। आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, इसलिए +4। यानी कि देयर इज अ रिलक्टेंस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, रिलक्टेंस ऑफ वैलेंस s electrons to participate in chemical bond formation due to poor shielding effect of d and f electrons. रिलक्टेंस का मतलब समझते हो? बताओ, डिक्शनरी से थोड़ी ना देखना है। रिलक्टेंस मतलब नामंजूरी। जब डाउन द ग्रुप जाते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, बोलो हाँ या ना? हाँ सर। डी एंड एफ ऑर्बिटल्स का, सबशेल्स का, इलेक्ट्रॉन्स का आगमन हो जाता है, बोलो हाँ या ना? हाँ सर। डी एंड एफ का पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, हाँ सर। तो जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो वो वैलेंस सेल को तो अपनी तरफ घसीटेगा कि मेरे पास आओ ललिता। लेकिन अब ललिता जब मतलब जब वैलेंस सेल जब पास आ रही होगी, वैलेंस सेल जब पास आ रही होगी, पेनल्टीमेट सेल जो कि डी एंड एफ है, उनका उत्तरदायित्व क्या है? उनका फर्ज क्या बनता है? उनका फर्ज ये बनता है कि उनको रिपेल करे। लेकिन क्या होगा? डी एंड एफ के पास तो पूरा शील्डिंग इफेक्ट है, उसके पास एक बहाना है कि मैं तो नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास इतनी है ही नहीं। तो आप आदमी हाथ खड़े कर ले, मैं तो कर ही नहीं सकता, मेरे से तो होएगा ही नहीं, तो खत्म खेल, उम्मीद खत्म, तो सब कुछ खत्म। डी एंड एफ के पास उम्मीद ही नहीं है, खत्म है ही नहीं सर ना। तो जब डी एंड एफ के पास पोर शील्डिंग इफेक्ट होता है तो न्यूक्लियर चार्ज जब वैलेंस सेल को अपनी तरफ घसीटता है तो एनएस जिसका पेनिट्रेशन इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है तो न्यूक्लियस के पास जुर्र करता हुआ घुस जाता है। लेकिन एनपी की इतनी औकात नहीं है क्योंकि एनपी का पेनिट्रेशन इतना अच्छा नहीं है। पेनिट्रेशन बोले तो अंदर की तरफ घुसना न्यूक्लियस के प्रति। तो जब एनपी बाहर रह जाता है, एनएस अंदर चला जाता है, तो एनएस जब अंदर चला जाता है, अंदर चले जाने का मतलब है कि न्यूक्लियस के पास चला जाता है। अंदर का ये मतलब नहीं है कि सर ये तो कूद कर एकदम अंदर ही चला गया, ऐसा नहीं। मतलब एक तरीके से ये मतलब है कहने का कि न्यूक्लियस का उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है। तो अब बेटा जी वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। क्यों? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा लग रहा है। अब यहां से 2 इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते तुम, दुनिया की इधर उधर हो जाए। इसी को इनर्ट पेयर इफेक्ट कहते हैं। और ये डाउन दी ग्रुप इन पी ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर हैवियर एलिमेंट्स देखा जाता है। हैवियर एलिमेंट्स बोले तो एक तरीके से लास्ट एलिमेंट, लास्ट एलिमेंट बोले तो जैसे मान लो ये ग्रुप 13 में सबसे ऊपर है बोरॉन, बालगाइन, थाईलैंड, फिर आता है थेलियम। ये है कार्बन, कार्बन फैमिली में सबसे नीचे आता है ससी, गिसन, पब, लेड। फिर ये क्या है ग्रुप 15, ग्रुप 15 में नाइट्रोजन, न प्लस बी आता है बिस्मिथ। तो भैया इसमें +1 स्टेबल होता है लेकिन ऊपर +3 स्टेबल होता है, इधर +2 स्टेबल होता है लेकिन इधर +4 स्टेबल होता है, इधर +5 स्टेबल होता है लेकिन इधर +3 स्टेबल होता है। यानी कि TLCl is more stable than TLCl3, PbCl2 is more stable than PbCl4, BiCl3 is more stable than BiCl5। और माना ऐसा भी जाता है बेटा, माना ऐसा भी जाता है कि कहा जाता है कि इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से Bi5+ इज अ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और केवल BiF5 ही क्यों, Pb4+ और Tl3+ भी। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब रिडक्शन कराने वाला, खुद का रिडक्शन कराएगा। 5+ से 3+ जाएगा, 4+ से 2+ जाएगा, 3+ से 1+ जाएगा।
समझ गए इनर्ट पेयर इफेक्ट? तो देखो, some heavy metallic elements of p block exhibit the higher stability in lower oxidation state in comparison to the group oxidation state. It is due to the inert pair effect. क्लियर हो गई बात? पक्का? तो देखो, Tl plus Pb2 plus Bi3 plus is more stable than the Tl3 plus Pb4 plus, यही जो पीछे पढ़ाया वही लिखा है ना? Electron pair of S subshell of valence shell is reluctant to participate during the chemical combination and this is known as inert pair effect. ये भी पीछे पढ़ा दिया, पूरा लिख कर बताया एकदम झकास कि नहीं? हाँ भाई। तो TLCl exist, TLCl3 not, इस तरह से भी चीजें कह सकते हैं। PbI2 exist but PbI4 not। इसमें तो भाई दो तो चीजें हो गई। PbI4 में एक तो I का जो साइज होता है वो भी बहुत बड़ा है, तो स्टीरिक हिंड्रेंस भी लग रहा है और साथ में इनर्ट पेयर इफेक्ट भी लग रहा है। और बताइए, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, बेटा ये जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में स्ट्रेट फॉरवर्ड आया है, बाकी फिर तुम देख लो। पढ़ना है कि नहीं? पढ़ना है ना? हाँ। तो वो कहते हैं कि अगर +3 की माने, +3 स्टेट्स, तो भैया ऊपर की तरफ +3 ज्यादा डोमिनेंट रहता है, नीचे जाते जाते +3 अनस्टेबल होता है। और अगर +1 की माने तो नीचे जाते हुए +1 ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है। डाइमराइजेशन और पॉलीमराइजेशन में मैं तुमको बताना चाहता हूं कि इसको दो भागों में डिवाइड कर दो। दो भागों में डिवाइड करने पर तुमको मैं पढ़ाता हूं कि एक होता है 3C, एक होता है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, और एक होता है 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। इसका प्रमुख एग्जाम्पल होता है डाइबोरेन B2H6, इसका प्रमुख एग्जाम्पल होता है Al2Cl6, BeCl2 स्क्वायर, BeCl2n। ठीक है। अब B2H6 यानी कि हम डाइबोरेन की अगर मैं बात करता हूं, तो डाइबोरेन में क्या रहता है? कायदे से देखा जाए तो बोरेन का स्ट्रक्चर BH3 ये होता है, बगल में एक BH3 हम और रख दे रहे हैं। हम लोगों के दो एटम के बीच में एक जो बॉन्ड होता है उसको कहते हैं यार 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 सेंटर हैं। दो एटम को 2 सेंटर कहा जाता है। 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम यूजुअली हम लोग पढ़ते हैं। ये 3C2 ही है, यानी कि 3 सेंटर है और 2 इलेक्ट्रॉन है। भाई ऐसा होता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रीडिस्ट्रीब्यूट होती है, डीलोकलाइज होती है। कैसे? एक सेंटर ये बोरॉन वाला, एक सेंटर ये बोरॉन वाला और एक सेंटर ये हाइड्रोजन वाला, ये लोग आपस में एक विचारधारा करते हैं। इसी तरीके से फिर से ये बोरॉन वाला, ये ऊपर से ये हाइड्रोजन वाला और ये बोरॉन वाला आपस में विचारधारा करते हैं। BH3 कहता है कि यार मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन है, दूसरा BH3 कहता है मेरे पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है। कहता है वो दोनों मिल जाते हैं और दोनों मिलकर एक सुनहरा जीवन व्यतीत करते हैं। कहता है ये कैसे पॉसिबल होगा? हाइड्रोजन कहता है देख मेरे पास तो 1 इलेक्ट्रॉन है और मैंने वो 1 इलेक्ट्रॉन बोरॉन को दे दिया है। ये हाइड्रोजन भी यही बात करता है, मैंने तेरे को दे दिया, मैं इसको कहां से दूं? उसने कहा टेंशन ना लो, हम लोगों के लिए एक स्पेशल तरीके का बॉन्ड है, इसका नाम ब्रिज बॉन्ड उर्फ 3C2E बॉन्ड उर्फ बनाना बॉन्ड है। तो बनाना बॉन्ड के तहत ये लोग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपस में डीलोकलाइज करते हैं, शेयर करते हैं। ये देखो ऐसा, ये देखो ऐसा। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी वो अब इन पूरे तीन एटम्स के बीच में घूम रही है। सिमिलरली ऊपर भी। ठीक है। तो ओवरलैप कुछ नहीं, यहां पर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घूम रही है। ऐसा साइंटिस्ट लोगों ने देखा, उन्होंने हमको बताया और हमने तुमको पढ़ा दिया। ठीक है। हाँ, अब इसमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कौन कौन से टर्मिनल हाइड्रोजन है, कौन कौन से ब्रिज वाले हाइड्रोजन है। तो क्या तुमको नहीं दिख रहा? ये टर्मिनल हाइड्रोजन है, ये टर्मिनल हाइड्रोजन है, ये टर्मिनल हाइड्रोजन है, ये टर्मिनल हाइड्रोजन है, ये ब्रिज हाइड्रोजन है, ये ब्रिज हाइड्रोजन है। तो 2 ब्रिज हाइड्रोजन, 4 टर्मिनल हाइड्रोजन। ठीक है। ये अबव द प्लेन है, ये बिलो द प्लेन है। बॉन्ड एंगल के बारे में बात करी जा सकती है क्योंकि एनसीईआरटी में है। ये बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होता है और जो चूंकि देखो कहीं ना स्ट्रेन पड़ रहा है, ये 3 एक साथ, ये 3 एक साथ,
तो यहां पर बॉन्ड एंगल 120 नहीं बल्कि 97 डिग्री देखा गया है। साथ में अगर मैं इसको थोड़ा सा इस हिसाब से बनाऊं, एक बार चेक कर लेना, जो मैं बना रहा हूं उसको एक बार प्लीज चेक कर लेना। ये ऐसे डॉट 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 करके एक अबव द प्लेन हो गया बेटा, ठीक है, ये एक बिलो द प्लेन हो गया। तो कहा ये जाता है, माना ये जाता है कि अगर हम लोग इसकी बॉन्ड लेंथ निकालें तो ये वाली जो बॉन्ड लेंथ होती है ये 119 पिकोमीटर होती है, और जो ये जिसमें डीलोकलाइजेशन हो रहा था, जिसमें ब्रिज हो रहा था, उसकी बॉन्ड लेंथ थोड़ी सी बड़ी है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, तभी तो बड़ी है, 134 पिकोमीटर है। इस प्रकार के क्वेश्चंस से जा सकते हैं। आपको दिखाई दे रहा है ना सब साफ साफ बढ़िया तरीके से? हाँ, लाइन टेढ़ी हो रही है ये हम समझ रहे हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, दोबारा बना लेंगे। बोलो जय माता दी। बन गई। अब Al2Cl6 इधर वाले जो हैं वो 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन है, मतलब AlCl3 को चुपचाप पहले बना लो ट्राइगोनल प्लेनर, एक और AlCl3 को चुपचाप बना लो ट्राइगोनल प्लेनर। Cl के पास लोन पेयर है, Cl के पास लोन पेयर है, एल्यूमिनियम के पास वेकेंट ऑर्बिटल है, हाँ बिल्कुल है। ये Cl इस एल्यूमिनियम को देखता है, कहता है हाँ भाई लुईस एसिड हो, कहता है हाँ। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चाहिए, कहता है हाँ, कहता है दें, कहते दो, खत्म। ये इससे पूछता है, कहता है देना है, हाँ दे दो। तो भाई देखो सुनना मेरी बात, ये 2 इलेक्ट्रॉन Al और Cl के बीच में है, फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू हैं वो इस Al और Cl के बीच में, तो 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन है, और 1 2 3 सेंटर है, तो 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन। फिर से देख लो, फिर से देख लो, ऊपर वाला 1 सेंटर 2 सेंटर 3 सेंटर, अरे सेंटर मतलब एटम भाई। इसके और इसके बीच में 2 इलेक्ट्रॉन तो थे ही, अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू जो कि इस क्लोरीन ने 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, तो इन दोनों के बीच में भी तो 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, इसलिए 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन। 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन जितने भी एग्जांपल्स देखते हो आप, उसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज मतलब कंप्लीट ऑक्टेट वाला भी हो सकता है, और सुपर ऑक्टेट भी हो सकता है। I2Cl6 इसका एग्जांपल होता है। लेकिन B2S6 ये क्या रहते हैं, ये हमेशा बेचारे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ही रहते हैं। हे डाइमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन। डाइमर मींस एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ मिलकर मर्ज हो रहा है, डाइमर। पॉलीमर मतलब बहुत सारे मिल रहे हैं, ठीक है। तो BeCl2 इन सॉलिड स्टेट एंड BeCl2 इन वेपर स्टेट कैसा होता है, हालांकि मैंने हिंट दी हुई है, लेकिन बच्चा बड़ा कंफ्यूज होता है कि सॉलिड स्टेट में डाइमर है कि वेपर स्टेट में डाइमर है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और डायग्राम बनाने की कोशिश करिएगा, ठीक है। दोनों में ही 3C4E सिस्टम बनेगा। नेक्स्ट आता है हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस में क्या होता है आइए जानते हैं। हाइड्रोलिसिस का मतलब जो आप देख पा रहे हो यहाँ पे, हाइड्रो मीन्स वाटर, लिसिस मीन्स ब्रेक डाउन, पानी का टूटना। अब किसी भी मॉलिक्यूल में पानी की रिएक्शन होने वाली है, ठीक है। तो पानी की जब रिएक्शन होगी तो उसमें से होने क्या वाला है, जैसे आप ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं SN2SN1 रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अधिकतर रिएक्शंस में यही होने वाला है। OH, पानी का जो HOH होता है उसमें जो OH है, O पर लोन पेयर है, वो अटैक करता है। किस पे अटैक करेगा, किस पे अटैक करेगा? वो अटैक करेगा नॉन मेटल पे। नॉन मेटल के पास या किसी उस एटम पे अटैक करेगा जिसपे बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाए, ऐसा समझो। नॉन मेटल को गोली मारो, ऐसे एटम पे अटैक करेगा जैसे CCl4 है, जैसे SiCl4 है। अब SiCl4 में Si और Cl में पार्शियल पॉजिटिव साइन किसके बीच में? वो सेंट्रल एटम सिलिकॉन में। उस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज के पास क्या वेकेंट ऑर्बिटल है? हाँ है। OH अटैक मारेगा, OH अटैक मारेगा, एक एक करते करते Cls को हटाएगा और OH वहां जुड़ता जाएगा, तो SiOH होल 4 बनेगा प्लस 4HCl बाहर। मेरी बात फिर से गौर से सुनो, मैं कह रहा हूं अगर एक एटम है A
उस पर अगर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और उस पर अगर वेकेंट ऑर्बिटल है तो पानी 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 का लोन पेयर इस पर अटैक मारेगा। अटैक मारते ही जो इससे अटैच्ड पार्शियल नेगेटिव वाला ग्रुप है जैसे Cl माइनस है वो निकल जाएगा, टाटा बाय बाय, और OH आ जाएगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टाइप हो रहा है, ठीक। तो breakdown of a molecule through water and formation of a new product is known as hydrolysis. It is a nucleophilic substitution reaction like HOH with MX. तो इस लोन पेयर ने इस M पर अटैक मारा, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। जैसे ही करेगा तो इस O पर पॉजिटिव साइन आ जाएगा, है ना। तो O पर पॉजिटिव टिकता नहीं है, इसलिए ये टूटकर निकल जाएगा और ये टूटकर निकल जाएगा। तो HX अलग हो जाता है, MOH मिल जाता है। ओके, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे BeCl2 है, 2 Cl निकलेंगे 2 H आ जाएंगे। BCl3 है, 3 Cl निकलेंगे 3 OH आ जाएंगे। एज इट इज गोज ऑन। उसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट वाली रिएक्शंस क्या हैं, जैसे SF6। अब SF6 में आप किसी भी प्रकार का हाइड्रोलिसिस नहीं देख रहे हैं, क्यों? बिकॉज ऑफ ओवरक्राउडिंग। तुम 6 फ्लोरीन हटाकर 6 H2O लाना चाहते हो, कैसे पॉसिबल है? अब सोचो ना, 6 OH आएंगे। हर होता क्या है, अभी आप ऑर्गेनिक पढ़ोगे तो जैसे एक जेम डाइहाइड्रोक्सी मॉलिक्यूल्स होते हैं। जेम डाइहाइड्रोक्सी का ये मतलब रहता है कि एक एटम पे जब 2 OH आते हैं तो बहुत मुश्किल से एडजस्ट कर पाते हैं, बहुत ही अनस्टेबल होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल लॉस्ट हो जाता है। तो भाई 6 OH का आने का मतलब समझ रहे हो? हर O पर लोन पेयर है और बहुत ज्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस हो जाएगा, स्टीरिक क्राउडिंग हो जाएगी। तो SF6 हाइड्रोलिसिस नहीं दिखलाता है बिकॉज ऑफ स्टीरिक हिंड्रेंस या ओवर क्राउडिंग। CCl4 ये भी इंपॉर्टेंट है, ये क्यों नहीं दिखलाता है? अच्छा ये बताओ क्यों? क्योंकि कार्बन ने अपना कोई पार्शियल पॉजिटिव साइन तो है कार्बन के पास। जैसे इधर देखो, मैं यहाँ पर CCl4 ले रहा हूँ, ये पार्शियल पॉजिटिव साइन है, ये 1 Cl, ये 2 Cl, ये 3 Cl, ये 4 Cl। अब भैया कार्बन की ऑलरेडी टेट्रावैलेंसी समाप्त है, कॉन्टेक्टेड कंप्लीट है। अब इसके पास कोई वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है। जब वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है तो OH आने से कतराएगा, वो कहेगा हेलो भैया पहले तुम निकलो तब हम आएंगे। अब CCl4 क्यों टूटेगा यार, है? तो CCl4 क्योंकि कार्बन के पास कतई कार्बन के पास वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है, एब्सेंस ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल। लिखा है क्या? अच्छा चलो छोड़ो, लिखा है, ये लिखा है एब्सेंस ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल, तो नो हाइड्रोलिसिस। अच्छा ऑर्डिनरी कंडीशन क्यों लिखा है? क्योंकि ये देखा गया कि सुपर हीटेड स्टीम में, यानी कि बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर में मुमकिन है, करवाया जा सकता है, और उसके तहत फॉस्जीन गैस निकल रही होती है, कार्बोनेट क्लोराइड COCl2। उसी तरीके से BF3 का जब हम हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस हमें मिल रहा है, ना कि कंप्लीट। और सिमिलरली अगर हम SiF4 का करें तो भी हमको H2SiF6। अब देखो ये कुछ रिएक्शन है जो तुमको याद करनी है ना, जो मेजर जो थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो तो हमने तुमको बता दिए हैं। NF3 का हाइड्रोलिसिस अगेन नहीं होगा क्योंकि ना ही फ्लोरीन के पास वेकेंट ऑर्बिटल है, ना ही नाइट्रोजन के पास वेकेंट ऑर्बिटल है, तो भैया नामुमकिन, हो ही नहीं सकता। अच्छा NCl3 में ये देखो प्रोडक्ट्स, इनको मैं थोड़ा सा गोला इसलिए मार रहा हूं क्योंकि NCl3 में नाइट्रोजन और क्लोरीन के कंपैरिजन नाइट्रोजन पर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव और क्लोरीन पर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव। यही सोच रहे हो? नहीं, उल्टा, उल्टा भैया उल्टा, गलत। ये नहीं सोचोगे, नाइट्रोजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो नाइट्रोजन पे जब पार्शियल नेगेटिव आएगा तो पानी के 3 H मतलब 3 वाटर के साथ टकराएगा तो NH3 मिलेगा, प्लस 3 Cl और 3 OH आपस में मिलकर 3 HOCl बनाएंगे। PCl3 के साथ P के साथ 3 OH मिलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, P के साथ 3 OH मिलते हैं। फिर यहाँ पे एक स्पेशल टाइप का रीअरेंजमेंट हो जाता है। इस रीअरेंजमेंट के तहत ये देखा गया कि P सिंगल बॉन्ड O से ज्यादा स्टेबल P डबल बॉन्ड O है। तो ये रीअरेंजमेंट होता है जिसके तहत हमको H3PO3 ये मिलता है। PCl5 में करोगे तो POCl3 पार्शियल में मिलेगा और कंप्लीटली करोगे तो H3PO4 मिलेगा।
बाकी सबकी कहानी सामने लिखी है। ग्रुप 15 में ये देखा जाता है कि डाउन द ग्रुप आप जब जाओगे तो हाइड्रोलिसिस पार्शियल दिख रहा है आपको, देखो एसबी और बिस्मिन में पार्शियल दिख रहा है। क्यों 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 क्यों? जब डाउन द ग्रुप जाएंगे तो एटॉमिक साइज बढ़ेगा, एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो पार्शियल पॉजिटिव साइन की जो कैपेसिटी है या अट्रैक्ट करने की टूवर्ड्स दैट H2O का जो O का लोन पेयर है उसको अट्रैक्ट करने की क्षमता थोड़ी सी घट जाएगी। तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस की जगह पार्शियल हाइड्रोलिसिस होगा, बट जस्ट बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द एटॉमिक साइज। कुछ और एग्जाम्पल हैं, BE, Mg, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, इनके जब कार्बाइड्स नाइट्राइड्स जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या मिल रहा होता है। इंटर हैलोजन कंपाउंड्स का हाइड्रोलिसिस काफी इंपॉर्टेंट है, इसका डिस्कशन मैं अभी आगे करूंगा। इसमें लाइक हाइपोहेलस, हेलस, हेलिक पर हेलिक ये एसिड्स मिल रही होती हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी काफी बार पूछा गया है। ये अभी ऑक्सी एसिड्स में पढ़ेंगे, हाइपोहेलस क्या होता है, हेलिक क्या होता है, पर हेलिक क्या होता है। हाइड्रोलिसिस ऑफ एक्सी ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका कंप्लीट और पार्शियल हाइड्रोलिसिस XeF2, XeF4, FCX6 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना, याद कर लेना। जैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछ लेगा कि यार XeF4 में हमको क्या मिलता है, XeO3 मिलता है, XeF6 का जब पार्शियल करते हो तो क्या मिलता है, फिर कंप्लीट करो तो क्या मिलता है। चलो, ये हाइड्रोलिसिस ऑफ हेलोजन कंपाउंड अच्छा यहाँ लिखा है। उससे टीपो जो 16th ग्रुप है उसमें रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस इंक्रीज कर रहा है, तो यहां पर रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस ग्रुप 15 के कंपैरिजन थोड़ा सा विपरीत दिखाई देता है, इस चीज को भी याद करने की जरूरत आपको पड़ेगी। ग्रुप 17 में अच्छा मोर डिटेल्स हम लोगों ने ये सारे डिटेल्स अपने व्यास J 3.0 अटेंडेंस लगाओ फटाफट। CLF H2O के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइपोक्लोरस बनाएगा, अगर XX3 वाला मिलेगा तो क्लोरस बनाएगा, XX5 वाला मिलेगा तो क्लोरिक बनाएगा, और XX7 वाला मिलेगा तो पर हेलिक एसिड को जन्म देगा। हाइड्रोलिसिस ऑफ ऑक्सी एसिड्स में ये है ओलियम, ओलियम को हम लोग किस नाम से जाते हैं, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, जिसके अंदर H2SO4 प्लस SO3 होता है, जिसको हम H2H2O7 के नाम से जानते हैं। इसका हमको 2 मोल ऑफ H2SO4 मिलेगा, H2H2O8 यानी कि इसमें एक ऑक्सीजन और ऐड कर देते हैं तो ये हमको मार्शल्स एसिड मिलती है। इसका जब करते हैं तो H2SO4 प्लस H2SO5 मिलता है, ठीक है। इसकी मैकेनिज्म भी हमने आपको बताई हुई है। H2O के साथ फिर से इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो H2SO4 प्लस H2O2 मिलेगा। तो अगर देखा जाए कंप्लीट हाइड्रोलिसिस अगर देखा जाए मार्शल एसिड का तो वो H2SO4 2 मोल प्लस H2O2 मिलता है। H2SO5 में कैरोज एसिड का ऑक्सीडेशन स्टेट अक्सर पूछा जाता है, अगर आपको याद हो तो बता देना कमेंट बॉक्स में। उसी तरीके से H4P2O7 और H4P28 जैसे ये दोनों थे वैसे यही दोनों हैं। H3PO4 मिलता है, यहाँ पे H3PO4 प्लस H3PO5 मिलता है, इसका फिर हाइड्रोलिसिस होता है तो H3PO4 प्लस H2O2 मिलता है। P4O6 और P4O10 इस पर बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं कि ये फास्फोरस के ऑक्साइड्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं दोनों के दोनों। POP बॉन्ड कितने होते हैं, 6, ये प्रीवियस ईयर जेई में आ चुका है, जेई PYQ, ठीक है। लोन पेयर ऑन फास्फोरस 4 फास्फोरस हैं, 4 लोन पेयर हैं। यहाँ पे फास्फोरस में हर फास्फोरस पे डबल बॉन्ड O आ जाता है, ठीक है, तो P डबल बॉन्ड O यहाँ पर 4 है। अच्छा P4 इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो H3PO3 और इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो H3PO4 मिलता है। ऑक्सी एसिड्स की बात करते हैं तो ऑक्सी एसिड्स क्या हैं कि भाई मेनली ऑक्सी एसिड्स आर द हाइड्रो ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड्स, ओके। नंबर ऑफ H प्लस आयन फर्निश्ड बाय एन ऑक्सी एसिड इज नोन एज देयर बेसिसिटी। एक ऑक्सी एसिड कितना हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़े बैठा है वो उसकी बेसिसिटी डिसाइड कर रहा होता है। CO2 अगर पानी में डालोगे, जैसे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है CO2, पानी में डालोगे H2CO3 मिलेगा, कार्बोनिक एसिड, ये इसका ऑक्सी एसिड है। N2O4 मिक्स एनहाइड्राइड है। एक और एग्जांपल है Cl2O6 मिक्स्ड एनहाइड्राइड है। किसका किसका, ये मिक्स्ड एनहाइड्राइड होता है HCl3 और सॉरी HClO4 और HClO3 का, हाँ। और N2O4 मिक्स्ड एनहाइड्राइड किसका होता है, HNO2
2 और HNO3 का। ये याद रखना, इंपॉर्टेंट है, आता है। और ये कुछ ऑक्साइड्स और उसके कुछ ऑक्सी एसिड्स लिखे हैं। बोरॉन का बोरिक एसिड है, और बोरिक एसिड की बेसिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रोटोनिक एसिड नहीं होती है। इसके बारे में चलो चर्चा कर ले। देखो होता क्या है कि जो बोरॉन है, बोरिक एसिड, बोरिक एसिड, बोरिक एसिड के पास 3 हाइड्रोजन है, और तुम ये सोचोगे कि ये इसकी बेसिसिटी 3 होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। बोरिक एसिड जो होता है, इस बोरॉन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो इट कैन एक्ट एज अ लुईस एसिड। अब ये जैसे ही पानी के कांटेक्ट में आता है, तो पानी का ये OH को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्ट करने के तहत ये BOH4 माइनस बना लेता है, और H प्लस कहां से, पानी से ही H प्लस को लिबरेट करता है। तो ये H प्लस बोरिक एसिड के द्वारा नहीं दिया गया है, बल्कि बोरिक एसिड ने पानी से OH माइनस लिया और H प्लस लिबरेट किया, तो इसलिए इसको प्रोटोनिक एसिड नहीं कहा जा सकता। इट इज अ वीक मोनोबेसिक लुईस एसिड। H2CO3 में 2 बेसिसिटी है। बाकी ये कुछ ऑक्सी एसिड्स हैं नाइट्रोजन के। फॉस्फोरस से रिस्पेक्ट पे मैं बात करना चाहता हूं, बेसिकली किसकी किसकी, H3PO2, जिस पर काफी क्वेश्चंस आते हैं। H3PO3, H3PO4। इस पे देखो यार, बेसिसिटी की क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें 3H है, इसमें बेटा 1 है, और इसमें 2 है, तो बेसिसिटी आपको पता चल गई। सबसे ज्यादा बेसिसिटी इसकी है। एसिडिक करेक्टर सबसे ज्यादा एसिडिक ये है, फिर ये है, फिर ये है। रिड्यूसिंग करेक्टर डिपेंड करता है कितने ज्यादा पीएच बॉन्ड है, तो यहाँ पर 2 पीएच बॉन्ड है, यहाँ पर 1 पीएच बॉन्ड है, यहाँ पे है ही नहीं। तो रिड्यूसिंग करेक्टर और एसिडिक करेक्टर दोनों सेम है, इसका फिर इसका फिर इसका। बेसिसिटी ऑर्डर OH पे डिपेंड करता है, तो इसका इसका फिर इसका। यही चीज यहाँ पर लिखी है, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ हो चाहे रिड्यूसिंग नेचर हो, H3PO2 इज ग्रेटर देन H3PO3 इज ग्रेटर देन H3PO4। ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर पे सबसे ज्यादा आपको जो ध्यान देना है वो देना है पर ऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड यानी कि कैरोज एसिड पे, जिसमें परऑक्साइड बॉन्ड होता है। इस पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा जा सकता है, स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। और फिर H2SO8 जो मैं मार्शल एसिड चिल्ला रहा था, इस पर भी पर इसमें कौन सा होता है, HSO4 HO4, हाँ इसमें भी आपका परऑक्साइड लिंकेज होता है। H2H2O5 जिसमें SS लिंकेज होता है, H2H2O7 जिसमें SOS लिंकेज होता है। ये बहुत बहुत फेमस है, बहुत ज्यादा पूछा जाएगा। और फिर पॉलीथायोनस और पॉलीथायोनिक एसिड्स, इसमें SS लिंकेज होते हैं। टोटल नंबर ऑफ सल्फर एटम्स -1। ओके, ऑक्सी एसिड्स ऑफ हेलोजेंस की बात करें, ये तो कर ही चुके हैं, हेलस, हेलिक, पर हेलिक, हाइपोहेलस। एक चीज और कि यार मेन मुद्दे की बात होती है कि सर ये पायरो को क्या मतलब है, मेटा का क्या मतलब है, ऑर्थो इज लाइक नॉर्मल, हाइपो का क्या मतलब है, और एक होता है परॉक्सी, उसका क्या मतलब है। ये 4 मेन वर्ड्स होते हैं, तो नोट कर लेना। पायरो तब वर्ड बनता है जब 2 ऑक्सी एसिड्स मिलकर एक वाटर मॉलिक्यूल निकालते हैं। जैसे H3PO4 और H3PO4 को मिलाओ, उसमें से वाटर निकाल दो, तो जो बनेगा ना, शायद H4P2O7 बनेगा, दैट इज कॉल्ड हाँ देखो, पायरोफॉस्फोरस नहीं, H4P2O6 बनेगा, H4P2O6 बनेगा, तो दैट इज कॉल्ड पायरोफॉस्फोरिक एसिड। मेटा में क्या होता है, मेटा में क्या होता है, मेटा में आप क्या करते हैं, 1 मोल ऑक्सी एसिड से ही आप वाटर मॉलिक्यूल निकाल देते हैं, तो आपका मेटा फॉस्फोरस एसिड देखने को मिलता है। और फिर अगर मैं बात करूं मेटाफॉस्फोरिक एसिड में, मेटाफॉस्फोरस या मेटाफॉस्फोरिक एसिड का एग्जांपल लाइक HPO33 होता है ना, मेटाफॉस्फोरिक एसिड। और अगर मैं किसकी बात करूं, हाइपो की बात करूं, तो हाइपो में क्या होता है, हाइपो में जैसे तुम ये मान लो कि
कोई आपने एसिड ली और उस एसिड में से एक ऑक्सीजन निकाल दिया, तो वो वर्ड बना देता है हाइपो एसिड। ठीक है, तो इन पे थोड़ा सा आपके ये जो प्रीफिक्स है इन पर थोड़ा ध्यान देना यार। हाँ ठीक, तो इसमें कुछ गड़बड़ लग रहा था मुझे, कुछ मिसप्रिंटिंग थी, मैंने वही कहा ना HPO3 होता है मेटा, और ये ऑर्थोफॉस्फोरिक लिखा था। ठीक है, प्रीफिक्स वर्ड क्लियर हो गए हैं, ऑक्सी एसिड्स पर बात हो गई है। नेक्स्ट आता है एलोट्रोप्स। तो एलोट्रोप्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कार्बन, फास्फोरस, सल्फर। कार्बन पे बात करते हैं तो क्रिस्टलाइन फॉर्म पे अगर बात करें तो डायमंड होता है, ग्रेफाइट होता है, फ्लोरीन होता है, और एमॉर्फस पे अगर बात करें तो कोल, चारकोल, लम्ब्लैक, ये सब रहते हैं। डायमंड की इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखना, इसमें हर एक कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होता है, टेट्राहेड्रल इसका स्ट्रक्चर होता है, सीसी बॉन्ड लेंथ 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है, जो कि ज्यादा होती है आपकी ग्रेफाइट से जिसमें 1.41 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है तो ये हेक्सागोनल लेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसमें sp3 हाइब्रिडाइज होता है, इसमें sp2 हाइब्रिडाइज होता है, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है जो कि फिर एज अ कंडक्टर के तौर पे काम कर रहा होता है। ठीक है, और हार्डेस्ट सब्सटेंस है, बहुत ज्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट है, हाई डेंसिटी है कंपेरेटिवली इसके, नॉन कंडक्टर है बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, वेरी हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एग्जिबिट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, साइज ब्राइटली इन द लाइट। सारी बातें तो आपने फिजिक्स में भी पढ़ी होंगी। इस पर अगर बात करें बकमिनिस्टर फ्लोरीन C60 से C320 तक लागू होता है। इसमें भी ग्रेफाइट की तरह एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जो एरोमेटिक बिहेवियर भी ला सकता है, जहां जैसे ग्रेफाइट में वैसे फ्लोरीन में। फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, बकमिनिस्टर फ्लोरीन, सॉकर बॉल, फुटबॉल, बकी बॉल, इस तरह से नाम अगर आ जाए तो समझ जाना फ्लोरीन एलोट्रोप कार्बन की बात हो रही है। C60 में स्पेशली अगर बात करें तो यहाँ पर हेक्सागोनल और पेंटागोनल रिंग्स फ्यूज्ड होती हैं। हेक्सागोनल 20 नंबर में होती है और पेंटागोनल 12 नंबर पे होती है, और ये एक छोटी सी बात है जो JK PYQ में आई हुई है। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एलोट्रोप ऑफ कार्बन, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एलोट्रोप कार्बन का कौन सा है? तो फ्लोरीन है। क्यों? क्योंकि कोई डेंगलिंग बॉन्ड नहीं है। डेंगलिंग बॉन्ड मतलब कभी किसी सरफेस पर अगर कोई चीज चिपकने की कोशिश करती है, जैसे डायमंड में कर सकती है, ग्रेफाइट में कर सकती है, ग्रेफाइट में तो बिल्कुल करेगी, लेकिन फ्लोरीन में नहीं करती। अब ग्रेफाइट के इंपॉर्टेंट यूजेस, इट कैन बी यूज्ड एज अ ड्राई लुब्रिकेंट्स, इट इज यूज्ड इन द लेड पेंसिल्स। फ्लोरीन में डेंगलिंग बॉन्ड नहीं है। डेंगलिंग बॉन्ड मतलब किसी भी तरीके की फ्री वैलेंसीज नहीं है, स्मूथ सरफेस होता है, तो कोई भी गंदगी इंप्योरिटी आकर चिपकती नहीं है, और इसी वजह से इसको प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एलोट्रोप कहा गया है कार्बन के रिस्पेक्ट पे, और इसको हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस, हार्डेस्ट एलोट्रोप। और अगर थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल की बात करें तो वो ग्रेफाइट है। क्यों? क्योंकि थर्मोडायनामिकली मोस्ट स्टेबल ग्रेफाइट होता है। ठीक, क्यों? क्योंकि तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है वो उसकी 0 होती है। तो ये रहा था भाई एलोट्रोप ऑफ कार्बन, और उसके बाद हम लोग चलते हैं एलोट्रोप्स ऑफ फास्फोरस। इसके बीच में व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस और ब्लैक फास्फोरस की बात होती है। व्हाइट और रेड पर जो डिफरेंसेस है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाइट फास्फोरस इट्स लाइक व्हाइट वैक्सी सॉलिड, लेकिन ये ब्रिटल पाउडर होता है, ये पॉइजनस होता है, ये नॉन पॉइजनस होता है। सॉल्युबल होता है कार्बन डाइसल्फाइड में, लेकिन इनसॉल्युबल इन वाटर, और ये दोनों में इनसॉल्युबल है। ये मोनोमर है P4 और ये पॉलीमर है P4। तो व्हाइट फास्फोरस का स्ट्रक्चर कुछ हम इस प्रकार बना सकते हैं, 1 2 4। ठीक है, ट्याऊ ट्याऊ, ये हो गया तुम्हारा व्हाइट फास्फोरस। और रेड फास्फोरस की अगर मैं बात करूं तो वो पॉलीमर है, ये बनता चला जाएगा बेटा। ठीक है, अच्छा, इसके एंगल 60 डिग्री होता है, एंगल स्ट्रेन की वजह से ये जल्दी टूटता है, यानी कि ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो हाईली रिएक्टिव ड्यू टू बॉन्ड एंगल स्ट्रेन, मोर स्टेबल देन व्हाइट फास्फोरस क्योंकि चेन फॉर्म में है। इसके पास फॉस्फोरेसेंस की प्रॉपर्टी होती है, यानी कि इट ग्लोज इन डार्क, इट डज नॉट ग्लो इन डार्क। ये फॉस्फीन के, ये NaOH के साथ रिएक्शन करके फॉस्फीन और सोडियम हाइपोफॉस्फाइड देता है, NaH2PO2 प्लस PH3 देता है, लेकिन ये
NaOH के साथ रिएक्ट करके हाइपोफॉस्फोरिक एसिड देता है। और ये वाली जो रिएक्शन है ना व्हाइट फॉस्फोरस वाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जाती है, अभी आगे देखोगे बता दूंगा। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी कह लो, मेल्टिंग पॉइंट कह लो, डेंसिटी कह लो, WRB या BMW की जगह BRW। ब्लैक सबसे ज्यादा, फिर रेड, फिर व्हाइट। नेक्स्ट है ब्लैक फास्फोरस को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, ब्लैक फास्फोरस फर्दर दो प्रकार के, अल्फा ब्लैक फास्फोरस, बीटा ब्लैक फास्फोरस। रेड फास्फोरस को अगर 803 केल्विन और हाई प्रेशर में डालोगे तो अल्फा ब्लैक फास्फोरस मिलेगा, ठीक है। और व्हाइट फास्फोरस को अगर 473 केल्विन हाई प्रेशर में करोगे तो बीटा ब्लैक फास्फोरस मिलेगा। व्हाइट को फर्दर अगर 573 केल्विन में इनर्ट मीडियम में करोगे तो रेड फास्फोरस मिलेगा। छोटा सा टेबल है लेकिन याद करना जरूरी है। एलोट्रोप्स ऑफ सल्फर में बात करें तो देखो यार, सल्फर S2 से लेकर S20 तक एग्जिस्ट कर सकता है। S2 वेपर फॉर्म में होता है और पैरामैग्नेटिक नेचर शो करता है, जैसे O2 के पाई स्टार में वो होते हैं ना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, वैसे S2 का MOT भी अगर बनाया जाए तो O2 की तरह उसके भी पाई स्टार में हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देख सकते हैं, इसलिए वो पैरामैग्नेटिक नेचर शो करता है वेपर फेस में। S2 के बाद जो मोस्ट कॉमन होता है वो S6 होता है, जो कि चेयर फॉर्म में होता है। फिर S8 होता है। S8 को फर्दर दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है, मोनोक्लिनिक और ऑर्थोरोम्बिक या रोम्बिक, ऑर्थोरोबिक और मोनोक्लिनिक। अच्छा, यहां से अल्फा सल्फर और बीटा सल्फर का जन्म होता है। अल्फा सल्फर और बीटा सल्फर के बीच में एक ट्रांजिशन टेम्परेचर होता है जो कि 369 केल्विन का होता है। बिलो 369 अल्फा स्टेबल, आफ्टर बीटा स्टेबल। रूम टेम्परेचर पे कौन स्टेबल है, आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो ये रहा भाई, क्रिस्टलाइन में अल्फा सल्फर है विच इज मोस्ट स्टेबल फॉर्म, मोनोक्लिनिक में बीटा सल्फर है। ये डिग्री सेल्सियस में मैंने आपको शायद केल्विन में बोला था, 369 केल्विन है ना। ट्रांजिशन टेम्परेचर 369 केल्विन। एमॉर्फस में आपका अल्फा सल्फर, मिल्क ऑफ सल्फर होगा, मिल्क ऑफ सल्फर। प्लास्टिक सल्फर, गामा सल्फर, कोलाइडल सल्फर, ये सब रहते हैं। मॉर्फस फॉर्म इतने ज्यादा स्टेबल, वो मॉर्फस वाले इतने ज्यादा कॉमन यूजफुल नहीं है। डेंसिटी की बात करें तो अल्फा की ज्यादा होती है बीटा से। हाँ, S8 में बेटा पकड़ क्राउन शेप होती है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, छोटा सा प्यारा सा पॉइंट है बस। और S2 पैरामैग्नेटिक है, ये सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट है बेसिकली, है ना। विच एग्जिस्ट इन वेपर फॉर्म एट हाई टेम्परेचर। S6 इज इन चेयर फॉर्म। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इसको आप हीट करते रहेंगे इस तरह से आपकी विस्कोसिटी और एलोट्रोपिक फॉर्म चेंज होती रहेगी। इसको एक बार देख लीजिए। ग्रुप 13 में आते हैं। वैसे कि मैंने कहा था कि कंपाउंड्स को मैं नहीं छूंगा, लेकिन बोरैक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बोरैक्स होता है Na2B4O7, Na2B4O7.10H2O। Na2B4O7.10H2O को जब तुम हीट करते हो तो इसका हीटिंग इफेक्ट यानी कि बोरैक्स बीट टेस्ट बहुत ज्यादा पूछा जाता है। देखता हूं अगर कहीं लिखा हो तो, क्या नहीं लिखा, यहाँ लिखा है नहीं। तो चलो, बोरैक्स बीट टेस्ट हम लोगों ने वैसे सॉल्ट एनालिसिस में बेसिकली पढ़ा था, ये था। तो Na2B4O7.10H2O को जब हीट करते हो तो सबसे पहले Na2B4O7 और 10H2O निकल गया, वाटर क्रिस्टलाइजेशन लॉस्ट होता है। फिर से स्ट्रॉन्ग हीट करते हो तो NaBO2 प्लस B2O3, इसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट बोरैक्स ग्लासी बीट, जिसमें आपके पास सोडियम मेटाबोरेट प्लस बोरिक एनहाइड्राइड होता है। दिस बोरिक एनहाइड्राइड व्हेन या कह लो ग्लासी बीड व्हेन रिएक्ट्स विद कॉपर सॉल्ट गिव्स कॉपर मेटाबोरेट। दीज मेटाबोरेट्स आर कलर इन नेचर, इसलिए बोरैक्स बीट टेस्ट कलर कंपाउंड्स के लिए इस्तेमाल होता है, नॉट फॉर वाइट या कलरलेस सॉल्ट्स। ये कुछ बोरैक्स बीट टेस्ट के कुछ कलर्स हैं, और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कलर्स मैंने सॉल्ट एनालिसिस में बताए थे, वो ज्यादा अच्छे से याद कर लें। तो यहां लिखा है कि बोरैक्स बीट टेस्ट फॉर ट्रांजिशन मेटल केटायंस फॉर्म्स कलर ट्रांजिशन मेटल मेटाबोरेट। हाइड्रोलिसिस ऑफ बोरैक्स जब करते हैं, जैसे कि Na2B4O7 को जब पानी में डालते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो ये अल्कलाइन सोल्यूशन बनाता है। पीछे रीजन पूछ सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक वीक एसिड बोरिक एसिड मिलती है और एक स्ट्रॉन्ग बेस NaOH मिलता है। ये प्रोडक्ट्स पूछे जा सकते हैं। इसमें BOB लिंकेज पूछा जा सकता है, BOH कितने हैं ये पूछा जा सकता है।
कितने बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, जैसे ये sp2 है ये, और ये sp3 है, ये sp2 है। इस तरह के सवाल आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। क्या क्या? हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दीज ऑल दीज 4 बोरॉन्स, कितने बीओबी लिंकेजेस हैं, देखो 1 2 3 4 5, ठीक है। और Na2 इस Na2B4O7.10H2 को और किस तरह से लिखा जा सकता है, ये रहा इसका तरह। इसमें देखो 4 बोरॉन है, 1 2 3 4, 4 OH है, हर बोरॉन पे एक एक OH है, ठीक है। Na2 है यानी कि माइनस साइन होंगे, 2 माइनस साइन, तो एक माइनस इधर लगा दिया, ठीक है। तो इस 2 बोरॉन के sp2 हो गए और इस 2 बोरॉन के sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गए। O5 है तो 1 2 3 4 और बीच में एक O। बताओ, समझ में आई मेरी बात? ये इंपॉर्टेंट है, किसी भी तरीके से एनालाइज करके पूछा जा सकता है। तो वैसे तो क्या है, कंपाउंड्स पर क्वेश्चन आना नहीं चाहिए। 2024 में बोरैक बीज टेस्ट, बोरैक्स, इस पर कोई क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन बोराजीन पे हाँ। बोराजीन क्या होता है? इनऑर्गेनिक बेंजीन होता है, बैक बॉन्डिंग होती है यहाँ पर। ये देखो, ये है बोराजीन, इसका दूसरा नाम बोराजोल या इनऑर्गेनिक बेंजीन है। क्योंकि इनऑर्गेनिक बेंजीन क्यों बोलते हैं? इट इज आइसोस्ट्रक्चरल विद दी बेंजीन, ठीक है। इट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसोस्ट्रक्चरल विद बेंजीन। यहाँ पे जो नाइट्रोजन का एक लोन पेयर होता है ना, नाइट्रोजन के आउटर में उससे 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इस हाइड्रोजन के पास, एक इस बोरॉन के पास, एक इस बोरॉन के पास, और लोन पेयर इस वेकेंट ऑर्बिटल के पास बैक बॉन्डिंग करता है पी पाई बैक बॉन्डिंग। तो ये इंपॉर्टेंट है। और क्या है? B2S6 की मेथड ऑफ प्रिपरेशन शायद ही पूछी, नेवर, मतलब कि कंपाउंड्स के अंतर्गत आ जाता है प्योरली। B2S6 का ये मैंने डाइमराइजेशन तो पढ़ा ही दिया है। B2H6 की रिएक्शन विद NH3, और हालांकि 2023 और 2022 के क्वेश्चंस देखे तो इस पर बेस्ड है, लेकिन अब आने की उम्मीद नहीं है, आप फिर भी पढ़ लेना। बोरिक एसिड, मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम कोलेमेनाइट एंड फ्रॉम बोरैक्स गिवन है, देख लेना। प्रॉपर्टीज में मोनोबेसिक ल्यूइक एसिड, ये तो हमने आपको समझा ही दिया कि पानी का H+ लेता है और साथ में ये BOH4- बनाता है। एक्शन ऑफ हीट करेंगे तो इसको हीट करेंगे, पहले मेटाबोरिक एसिड मिलेगा, फिर हीट करेंगे तो टेट्राबोरिक, फिर हीट रेड हॉट करेंगे तो B2O3 फाइनली मिल रहा होगा। एलम्स क्या होते हैं? इट इज अ टाइप ऑफ डबल सॉल्ट्स जिसमें M SO4.M-SO4.24H2O होता है। पोटेशियम एलम हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंतर्गत भी पढ़ा था, फिट करी। ये PH3 इज यूज्ड एज होम सिग्नल इन डीप सी स्मोक्स एज अ स्मोक स्क्रीन्स। वो धुएं वाला बम जो होता है वो फॉस्फीन होता है, व्हाइट कलर का, कलरलेस। P4NaOH के साथ, यानी कि यही व्हाइट फॉस्फोरस NaOH के साथ क्या देता है? NaH2PO2 और PH3। ये ही एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसके लिए मैं यहाँ पर लिखा हुआ हूँ। बाकी PCl3 और PCl5 पे जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं यहाँ लिखे हैं, एक बार जरूर देख लेना। क्योंकि देखो, जो चीज समझाने वाली नहीं है, जो चीज फैक्चुअल है, जो चीज रिएक्शन बेस्ड है और जिसपे कुछ ज्यादा ताकत नहीं लगनी है, वो आपके सामने है, उसको बस देख लेना, ठीक है। फिर से मैं बता दूं, ये कंपाउंड्स के अंतर्गत है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मुझ पे जिस पे शक है कि यार इस पर बेस्ड हो सकता है क्वेश्चन छूटा हुआ आ जाए, वो मैंने लिख लिया है ना। ऐसे तो फिर बहुत कुछ था, लेकिन अब जैसे PCl5 सॉलिड स्टेट में कैसे एग्जिस्ट करता है, बताओ। PCl5 सॉलिड स्टेट में कैसे एग्जिस्ट करता है? PCl4 प्लस प्लस PCl6 माइनस। तो अब ये लाइन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। PCl5 को जब हीट करते तो PCl3 प्लस Cl2 देता है। पार्शियल हाइड्रोलिसिस में पहले POCl3 मिलेगा, फिर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो H3PO4 मिलता है। तो चीजें इंपॉर्टेंट है। सल्फ्यूरिक एसिड में कॉन्टैक्ट प्रोसेस पर बेस्ड पहले क्वेश्चन आता था, अभी इधर नहीं आ रहा, मतलब 2024 में नहीं आया, है ना। शेयरिंग ऑफ शुगर और ओलियम, फ्यूमिंग H2SO4 मींस SO3 प्लस H2SO4, जिसको ओलियम कहते हैं। अभी फिलहाल इसको होल्ड पे रखना। अब आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज पे, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज पे आते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज पे आते हैं।
वो स्लाइड्स अभी हम कवर अप करेंगे, टेंशन ना लो। बोरॉन एक नॉन मेटेलिक नेचर का रहता है, एक्सट्रीमली हार्ड एंड ब्लैक कलर सॉलिड होता है, एग्जिस्ट इन मैनी एलोट्रोपिक फॉर्म्स, स्ट्रॉन्ग क्रिस्टलाइन लैटिस है, इसकी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। यही 2024 में ये छोटा सा पॉइंट आया है। रेस्ट ऑफ द मेंबर्स आर सॉफ्ट विद द लो मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ग्रुप 15 की फिजिकल प्रॉपर्टीज पे बात करें, ये सारे के सारे पॉलीएटॉमिक हैं, केवल नाइट्रोजन को छोड़कर जो कि डाइएटॉमिक है ना, और गैस है, जबकि सारे के सारे सॉलिड हैं। नाइट्रोजन फॉस्फोरस नॉन मेटल है, आर्सेनिक एंड एंटीमनी मेटलॉइड है, बिस्मिथ आपका मेटल है। एक्सेप्ट नाइट्रोजन ऑल अदर एलिमेंट्स कैन शो द एलोट्रोपी। ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आ सकता है, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन में आ सकता है। क्योंकि नॉन मेटल से मेटल जा रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि मेटालिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रहा है। एनोमलस बिहेवियर का मतलब अनयूजुअल बिहेवियर, ये केवल नाइट्रोजन की ही नहीं बल्कि तुम बोरॉन के लिए, कार्बन के लिए, मतलब हर ग्रुप का पहला एलिमेंट, ऑक्सीजन के लिए, फ्लोरीन के लिए भी कर सकते हो। क्या होता है, हर ग्रुप का पहला एलिमेंट जो होता है उसका एटॉमिक साइज बॉन्ड होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, आयनाइजेशन दिल भी सबसे ज्यादा होती है, और एब्सेंस ऑफ एकेंडी ऑर्बिटल होता है, जिसकी वजह से उसकी कुछ प्रॉपर्टीज बाकी ग्रुप के एलिमेंट्स के अलग होती है। नाइट्रोजन का बहुत इंपॉर्टेंट है, नाइट्रोजन पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बनाता है, लेकिन पी पाई डी पाई नहीं बनाता है। अपने से भी पी पाई, दूसरे से भी पी पाई। जैसे नाइट्रोजन के साथ एन ट्रिपल बॉन्ड एन है, इसकी वजह से इसकी हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है और इसीलिए ये काफी ज्यादा इनर्ट होता है। दूसरे एलिमेंट्स यानी कि कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है ना, पी पाई मल्टीपल बॉन्ड। इसके हैवियर एलिमेंट्स ये लोग पी पाई नहीं बना पाते, क्योंकि जब साइज इंक्रीज होगा तो इनइफेक्टिव ओवरलैपिंग होती है, और उनके पास चूंकि डी ऑर्बिटल होता है तो पी पाई डी पाई मुमकिन है, जैसे पी डबल बॉन्ड हो, है ना, और R3P डबल बॉन्ड हो, R3P डबल बॉन्ड CH2 ये पी पाई डी पाई के अंतर्गत आते हैं। अब कैटिनेशन प्रॉपर्टी कायदे से देखा जाए तो डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है, तो बॉन्ड डिसोसिएशन भी डिक्रीज हो रही है, यानी कि जो ऊपर वाला है उसके पास कैटिनेशन पावर यानी कि सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम टू फॉर्म द लॉन्ग चेन शुड बी हाई, लेकिन ऐसा नहीं होता है। नाइट्रोजन जब पास होते हैं तो इनके जो लोन पेयर होते हैं ये आपस में रिपेल मारते हैं, रिपेल मारने की वजह से ये लोग दूर दूर चले जाते हैं, दूर जाते हैं तो बॉन्ड लेंथ बढ़ती है, बॉन्ड लेंथ बढ़ती है तो बॉन्ड डिसोसिएशन एलपी घटती है, यानी कि आसानी से टूट जाते हैं। तो यही चीज लिखा है कि सिंगल एन बॉन्ड इज वीकर देन पीपी ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन, और यही सेम चीज ऑक्सीजन और सल्फर के बीच में कि ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ज्यादा अच्छे से, अब जैसे ऑक्सीजन है वो O2 में एग्जिस्ट होता है, लेकिन सल्फर एसिड में भी एग्जिस्ट कर पाता है, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन के पास फिर से कैटिनेशन पावर कम है नाइट्रोजन जैसे। फ्लोरीन क्लोरीन में भी सेम है, फ्लोरीन की लो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है, इसकी ज्यादा होती है, सेम रीजन जो ये लिखा है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन, क्यों, लोन पेयर है, तो छोटे छोटे हैं तो पास होते हैं, पास होते हैं तो लोन पेयर रिपल्जन करते हैं तो दूर चले जाते हैं। हाँ, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 16, ऑक्सीजन सल्फर नॉन मेटल है, सिलिडियम एंड टेल्यूरियम मेटलॉइड्स हैं, पोलोनियम मेटल प्लस रेडियो एक्टिव है, इसलिए इसके बारे में ज्यादा पढ़ते नहीं है। सब एलोट्रोपिक फॉर्म शो करते हैं, ऑक्सीजन चूंकि डाइएटॉमिक है और सल्फर चूंकि S8 है, तो दोनों के बीच में जो बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट का जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा होता है बिकॉज ऑफ देयर एटॉमिसिटी। ग्रुप 17 की फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो फ्लोरीन क्लोरीन गैसियस होता है, ब्रोमीन लिक्विड होता है, आयोडीन सॉलिड होता है, ये इसके कलर्स हैं जो कि आपको सॉल्ट एनालिसिस के दौरान भी पढ़ाए गए थे। ऑल हेलोजन्स आर कलर्ड, इसके पीछे रीजन ये होता है कि वो जो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं और उससे जो वो एक्साइट होता है, एक्साइट होकर जब वो वापस आता है इलेक्ट्रॉन तो उतनी एनर्जी छोड़ता है, दैट इज इन द फॉर्म द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्ट्राइक करती है विजुअल रीजन में, और विजुअल रीजन की इससे रिलेटेड जो भी फ्रीक्वेंसी रेडिएट कर रहा होगा वो कलर हमें दिखाई देता है। अब कहा यह जाता है कि ऑक्सीडाइजिंग पावर किसकी ज्यादा अच्छी है, तो ऑक्सीडाइजिंग पावर जो होती है वो फ्लोरीन की ज्यादा अच्छी होती है क्लोरीन के मुकाबले, जबकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा अच्छी नहीं है। तो क्या हुआ,
तीन फैक्टर देखे जाते हैं, डिसोसिएशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो डिसोसिएशन एंथैल्पी जिसकी कम है उसकी जय जयकार है। तो लो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी है, वो फिर क्लोरीन की ज्यादा होती है, ये एक डिसएडवांटेज है। लेकिन हाइड्रेशन एंथैल्पी किसकी ज्यादा होती है, हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ F माइनस। हाइड्रेशन एंथैल्पी कैसे देखते हैं, हाइड्रेशन एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। यही लिखा है, ऑल्दो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज लेस देन क्लोरीन, क्लोरीन इज अ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन क्लोरीन। रीजन लो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन। ये जेई में आप ये समझ लो 2025 में सवाल आएगा। केमिकल प्रॉपर्टीज जो वहां बात कर रहे थे, रिएक्शन विद एयर की बात करें तो बोरॉन अनरिएक्टिव होता है क्रिस्टलाइन फॉर्म में, और एल्यूमिनियम अपना एक Al2O3 का ऑक्साइड लेयर फॉर्मेशन कर लेता है, जिसकी वजह से फर्दर अटैक मुमकिन नहीं होता है। अदरवाइज इनके ग्रुप के जो भी एलिमेंट्स हैं वो एयर मतलब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ मिलकर ऑक्साइड और नाइट्राइड्स बनाते हैं। ऑक्साइड्स पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है जेई 2024 में B2O3 एसिडिक होता है, एल्यूमिनियम और गैलियम का एम्फोटेरिक होता है, ये दो बेसिक होते हैं। ये क्वेश्चन आया था कि इनमें से बेसिक ऑक्साइड कौन सा है, तो Tl2O3 मार्क करना था। हालांकि मैं तुमको ये भी बता देता हूं कि जो Tl2O3 होता है वो अनस्टेबल होता है बिकॉज ऑफ द इनर्ट पेयर इफेक्ट। कोई भी ग्रुप 13 का एलिमेंट जैसे बोरॉन है, अगर Cl2 के साथ रिएक्ट करेगा तो ट्राई हेलाइड्स BCl3 बनाएगा, एल्यूमिनियम Cl2 के साथ रिएक्ट करेगा तो AlCl3 बनाएगा, एंड सो ऑन। एसिड बेस के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो बोरॉन ना एसिड के साथ रिएक्ट करता है ना बेस के साथ रिएक्ट करता है, और एल्यूमिनियम चूंकि एम्फोटेरिक नेचर का है, एसिड बेस दोनों के साथ रिएक्ट करेगा। एसिड के साथ की ये रिएक्शन रही, बेस के साथ की ये रिएक्शन रही, और ये वाली काफी इंपॉर्टेंट है, ये जो कॉम्प्लेक्स बना रहा है एल्यूमिनियम बोरॉन बेकार आलू फेंका करो, कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन नहीं दिखाते हैं। पैसिव मतलब रिएक्शन ना दिखाना बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड लेयर। ग्रुप 14 की केमिकल रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ग्रुप 14 का कोई भी एलिमेंट अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो या तो मोनोऑक्साइड या तो डाइऑक्साइड बनाएगा। फॉर एग्जांपल कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि न्यूट्रल ऑक्साइड है, बाकी डाइऑक्साइड में कार्बन का, सिलिकॉन का, जर्मेनियम का एसिडिक ऑक्साइड्स हैं। और हाँ, सब जन की आज सुनो प्रभु अल्लाह, तो टेनलेटिक ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। और ये भी क्वेश्चन आपका जेई 2021 से लेकर 24 तक काफी बार पूछा गया है। रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हैलोजन, जब कोई भी एलिमेंट X2 के साथ रिएक्ट करता है तो EX2 या EX4 बनाएगा। अब EX4 ज्यादा कोवेलेंट होते हैं, क्यों? क्योंकि फजान रूल लग रहा है, यहाँ पे पढ़ा चुके हैं। PbX2 मोर स्टेबल है, क्यों? क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट लग रहा है। एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट लाइनें थी इसलिए लिखना जरूरी है। पानी के साथ रिएक्शन करे तो ससी गिसन पब पानी के साथ कोई रिएक्शन नहीं दिखलाता है बिकॉज ऑफ द प्रोटेक्टिव लेयर। हाँ, अगर टिन की स्टीम के साथ रिएक्शन हो तो SnO2 + H2 बना सकता है। लेड पानी और एसिडिक मीडियम में डिसॉल्व हो सकता है PbOH होल स्क्वायर में, इसको प्लम्बोसोवेलेंसी कहते हैं, प्लम्बोसोल्वेंसी। ये रही रिएक्शन विद हाइड्रोजन, हाइड्राइड्स बनाए हैं मैंने, ये सारे ड्रैगो मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटा, ये वाले और ये वाले। हाइब्रिडाइजेशन नहीं दिखलाते हैं, बॉन्ड एंगल 90s होता है। अब अगर डाउन दी ग्रुप जाते हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करता है, बॉन्ड इंथैल्पी डिक्रीज करता है, रिड्यूसिंग नेचर इंक्रीज कर रहा है। रिड्यूसिंग नेचर इस तरह से देखते हैं कि कौन जल्दी हाइड्रोजन दे रहा है, जल्दी हाइड्रोजन। अच्छा, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, अच्छा इसको लिख सकते हैं, इसको छोड़ दो क्योंकि ये रेडियो एक्टिव है तो HI जल्दी छोड़ेगा ना, यहाँ पे H2T जल्दी छोड़ेगा, यहाँ पे BiH जल्दी छोड़ेगा, तो रिड्यूसिंग नेचर इंक्रीज कर रहा है। एसिडिक नेचर फिर से इंक्रीज कर रहा है, क्यों? क्योंकि डाउन द ग्रुप जाते हुए बेटा हाइड्रोजन जल्दी निकल रहा है, हाइड्रोजन को जल्दी तुम एक्सट्रैक्ट कर सकते हो इस सेंस में। बेसिक करेक्टर डिक्रीज कर रहा है, जैसे NH3 और PH3 में NH3 ज्यादा बेसिक है क्योंकि उसके पास लोन पेयर है देने के लिए। PH3 में तुम वो लोन पेयर इतने बड़े एटॉमिक साइज में डीलोकलाइज हो जाता है, मतलब इधर उधर भाग जाता है। बॉन्ड एंगल भी डिक्रीज करता है। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट पे बात करें तो वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड करता है, और जो कि डिपेंड करता है सरफेस एरिया और या मॉलिक्यूलर मास पे। अब डाउन द ग्रुप 15 की अगर मैं बात करूं, इंपॉर्टेंट होता है डाउन द ग्रुप
अपना सरफेस एरिया या मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज हो रहा है तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होना चाहिए। तो एक्सपेक्टेड ये है NH3, फिर PH3, फिर ASH3, फिर SbH3। ठीक, यही ना होना चाहिए। लेकिन एक्चुअली में क्या होता है, एक्चुअली में क्या होता है बेटा, NH3 का सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद SbH3 होता है, उसके बाद ASH3 होता है और उसके बाद PH3। ठीक है, समझ में आई मेरी बात? इसके पीछे रीजन क्या होता है? रीजन होता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मतलब सारा ऑर्डर सेम है, वही का वही है, SbAsPH, बस NH3 का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है। और यही बॉइलिंग पॉइंट में चलेंगे तो NH3 एकदम बीचों बीच आ जाता है। वो डेटा बेस्ड है, वो आपको याद रखना है। अच्छा, सेम रीजन यहां पर भी होगा। H2O में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी इससे ज्यादा होगा, और फिर सेम इसका भी ज्यादा होगा, सब में हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ग्रुप 15 का हेलोजन के साथ रिएक्शन करें तो जैसे मानकर चलो PCl3 और PCl5 बनता है। अब PCl5 कोवेलेंट है, रीजन क्या है? फजान रूल। फजान रूल क्या कहता है कि जैसे मान लो एक के पास +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है, एक के पास +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो हायर द चार्ज ऑन द कैटायन, मोर विल बी द पोलराइजिंग पावर, मोर विल बी द पोलराइजेशन, मोर विल बी द कोवेलेंट कैरेक्टर। नेक्स्ट, NH5 डज नॉट एग्जिस्ट, क्यों? एब्सेंस ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल। कहां से कर लेगा? NH3 ओनली NF3 स्टेबल। एक उसमें लाइन लिखी है कि NF3 एक्सोथर्मिक होता है, यानी कि अपने आप मिलेगा, बनेगा, एनर्जी रिलीज करेगा। लेकिन NCl3 जो होता है वो एंडोथर्मिक होता है, एनर्जी देनी पड़ती है कि तुम जाकर मिलो। ऑल आर कोवेलेंट एक्सेप्ट BiF3, क्यों? बिकॉज ऑफ इट्स हाई आयनिक करेक्टर। अगर हम 16 की बात करें तो जैसे SCl2, SCl4, SCl6 सब बन सकते हैं ना। SCl6 गैसियस नेचर के होते हैं, और हाँ SF6 सबसे ज्यादा स्टेबल है, मतलब EX6 फॉर्म में EF6 सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि बट ऑब्वियस की बात है, Cl ले लोगे या Br ले लोगे या I ले लोगे तो इनके लार्ज साइज होते हैं। लार्ज साइज की वजह से 6 एटम्स का एकोमोडेट कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है, ये एलोस्टेरिक क्राउडिंग ज्यादा हो जाती है। बाकी EX4 का सीसॉ और sp3d हाइब्रिडाइजेशन होती है। EX एग्जिस्ट इन डायमेरिक फॉर्म, कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, नोट कर लेना। इंटर हेलोजन कंपाउंड्स का मतलब जब दो डिफरेंट हेलोजन आपस में मिलते हैं तो 1357 के रेशियो में मिलते हैं, 246 पॉसिबल नहीं है। क्यों? आप करके देख लो, NH2 NP5 है, एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करोगे 3 ऑर्बिटल बचेंगे, कोवेलेंसी 1 से सीधा 3 होती है? रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करूं तो इंटर हेलोजन कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव। व्हाई? इसमें यार इनइफेक्टिव ओवरलैपिंग है, जैसे 2p 3p ओवरलैप करेगा, और X2 क्या है? या तो 3p 3p है या 4p 4p, इफेक्टिव ओवरलैपिंग है। इनइफेक्टिव ओवरलैपिंग की वजह से रिएक्टिव ज्यादा है। तो फ्लोरीन को आगे क्यों रखा है? अरे उसके अंदर तो वो होता है ना इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन, तो बॉन्ड डिसोसिएशन सेल भी उसकी काफी कम होती है, तो ये ज्यादा रिएक्टिव है, फिर ये फिर ये। ग्रुप 18 को लेकर चलें तो एन बाटले नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था, तो उसको ये पता चला कि यार अगर ऑक्सीजन जिसकी लगभग 1800 आयनाइजेशन इंथैल्पी है, और जेनॉन जिसकी कुछ 1785 आयनाइजेशन इंथैल्पी है, अगर O2 में से एक इलेक्ट्रॉन निकाला जा सकता है तो जेनॉन से क्यों नहीं निकाला जा सकता है? तो Xc प्लस PtF6 माइनस एक फर्स्ट कंपाउंड कह लो जो बना था, उसके बाद फिर जेनॉन की लड़ियां लग गई और खूब सारे कंपाउंड्स जेनॉन XeF2 XeF4 XeF6 निकाले गए। क्लोराइड एक्सचेंज रिएक्शन में क्या होता है कि अगर मान लो फॉस्फोरस या Sb या वो किसी एलिमेंट के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो एक फ्लोरीन ये दे देता है, ये फ्लोरीन ले लेता है। अब जैसे नेक्स्ट में XeF3 प्लस हो जाएगा और ये SbF6 माइनस हो जाएगा। लेकिन अगर कोई ग्रुप 1 या S ब्लॉक एलिमेंट जैसे कि नाग रप्सस इससे मिल रहा है तो ये देता है और ये लेता है, यानी कि इस केस में हो जाएगा Rb प्लस XeF माइनस। ओ भाई, एक सांस पे
तुमको पढ़ाया, ताकि देखो वीडियो का लेंथ जितना छोटा रहता है ना, बच्चे को कॉन्फिडेंस आता है कि यार इतनी देर में ये अगर चैप्टर हो पा रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। तो मैक्सिमम पोर्शन कवर किया है, थोड़ा बीच में रफ्तार बढ़ाई है, लेकिन इसलिए आपका मैक्स टू मैक्स टॉपिक कवर हो चुके, बेनिफिट हो सके, क्योंकि ये वीडियो रिवीजन के लिए होती है और रिवीजन कायदे से ऐसे ही होता है। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, हैव फेथ, बी मोटिवेटेड, और हाँ, हार्ड वर्क करना मत भूलो। पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, गिरो फिर संभलो फिर पढ़ो। ठीक है, टाटा बाय बाय।